नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, और लोकतंत्र में आज बात होगी अजीत पवार के अल्पसंख्यक प्रेम की। सही सुना आपने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बैठकों का दौर जारी है, साथ में बयानबाजी और चुनावी पैंतरेबाजी भी खूब धारदार हो गई है। अजीत पवार ने कहा है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय को 10% सीटें देंगे। अल्पसंख्यकों पर उनके प्रेम के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं चाचा भतीजा के बाद पार्टी सिंबल की जंग भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां शरद पवार ने घड़ी पर अपना हक जताया है। वहीं एक और महायुति से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुंबई में मुलाकात की, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। दोनों ही दल जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में अब लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासी दांवपेच तेज हो गई है। इसी क्रम में अजीत पवार ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कोटे से अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को 10% सीटें आवंटित करेगी। तुमच्या मतदारसंघात एक तर घड्याळ तरी असेल, काही मतदारसंघात कमळ असेल, काही मतदारसंघात धनुष्यबाण असेल। आमच्या महायुतीच्या ह्या 3 खुणा आहेत। आपला मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आहे। अजून आम्ही सगळेजण बसून तिकीट वाटप केलेलं नाही, पण होईल। आपला मतदारसंघ आपल्यालाच मिळेल, त्याबद्दल काळजी करू नका। वहीं एनसीपी शरद पवार के जितेंद्र आव्हाड ने तंज कसते हुए कहा कि वे लोग भूल गए हैं कि वो आजकल किसके साथ खड़े हैं। उनका साथी कौन है ये सभी को मालूम है। बीजेपी के साथ रहने से सेक्युलर लोग अजीत पवार के साथ नहीं खड़े होंगे। अभी बीजेपी को साथ में लेने से यहाँ का सेक्युलर, यहाँ का हिंदू सेक्युलर, यहाँ का टोटल सेक्युलर फैब्रिक के साथ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े रहेंगे। हाल की अमित शाह और अजीत पवार की बैठक में कुछ भाजपा नेताओं के मुस्लिम विरोधी प्रचार का विरोध करने को लेकर उपजे मतभेद पर भी चर्चा हुई थी। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को घड़ी चिन्ह का उपयोग करने से रोकने का आदेश दिया जाए। एनसीपी पार्टी का मूल वोटर्स मुस्लिम और मराठा है। उनमें भी अधिकांश किसान एनसीपी को सपोर्ट करता था, लेकिन अजीत को लगा कि मुस्लिमों ने इस चुनाव में चाचा शरद को वोट दिया, इसलिए उन्होंने 10% सीटें देने का दांव चला है। हालांकि अजीत पवार ये बात भी जानते हैं कि सरकार में बीजेपी के साथ रहने से मुस्लिम वोटर्स का झुकाव चाचा की तरफ चला जाएगा। ऐसे में अजीत इसको लेकर अभी भी आशंकित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र का सियासी रण अब क्या क्या गुल खिलाएगा, ये तो हम सबके सामने धीरे धीरे करके आ ही रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, और गौर करने वाली भी, कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी कुछ दिनों पहले जिक्र किया कि लोकसभा चुनावों में वोट जिहाद हुआ था, जिसके चलते उनकी पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और गौर करने वाली बात यह है कि उनके उस बयान के बाद महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी यानी अजीत पवार साहब ने अब यह घोषणा कर दी, मन ही बना लिया है कि 10% उनके हिस्से और उनके कोटे में जो सीटें आएंगी उनमें वो अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स को उतारेंगे। अब बड़ी असमंजस की स्थिति है कि ये हो क्या रहा है। इस पर तमाम विपक्षी पार्टियां भी, यदि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस फैसले को निशाने पर लिया और कहा कि कितनी भी कोशिश कर ले अजीत पवार साहब, जब तक वह बीजेपी के साथ रहेंगे गठबंधन में, तब तक मुसलमान उनको वोट नहीं देने वाला, मुसलमान का वोट बटेगा नहीं। ऐसे में अजीत पवार साहब के इस सियासी चाल से फायदा है, नुकसान है, या एक अजीब सी असमंजस सी स्थिति है,
यह भी बात करना उल्लेखनीय है कि अजीत पवार साहब को सबसे कम सीटें आवंटित की जाएंगी। 288 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फिर तीसरे नंबर पर अजीत पवार साहब की एनसीपी। ऐसे में अजीत पवार साहब सबसे छोटे रोल में रहेंगे। क्या इसलिए वह यह तेवर दिखा रहे हैं, अपना रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की जो अभिलाषा है वो तो खैर हर नेता के मन में होती है और उन्होंने तो मुखर तौर पर भी कहा है कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं। क्या अपनी सियासी पहुंच को इस तरह से प्रोजेक्ट करे ताकि उनके वजूद का एहसास लोगों को हो? क्या इसलिए यह कदम उठाया गया है? अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। तो महाराष्ट्र की सियासी रण अपने आप में कई गहमा गहमी को समेटे हुए है और महाराष्ट्र की सियासी करवट किस ओर जाकर बैठेगी यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर लोकतंत्र में आज हम बातचीत करेंगे और इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यदि बीजेपी की बात करें तो बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं। एनसीपी अजीत गुट की बात करें तो मुकलेश शेख साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं और यदि एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो महेश चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का बहुत ही स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पोद्दार साहब आप ही से, क्योंकि परिस्थितियां विकट होती हुई नजर आ रही है। जिस छोटे भाई का सहारा लेकर आप इस चुनावी रण को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, वह छोटे भाई तो पार्टी के मतलब जो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ ही अपने अलग सुर गा रहे हैं और अब कह रहे हैं 10% अल्पसंख्यक सीटें हम देंगे, अब मेरे कोटे में जो सीटें आएंगी उनमें। ऐसे में जो आपकी आइडियोलॉजी है और पार्टी का तालतम्य कैसे बैठेगा पोद्दार साहब? क्या कोई दोहरी चुनौती है? लोकसभा के कष्ट से आप उबर नहीं पाए अभी? जी कुणाल जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ और एनडीए गठबंधन उसी में साहब जी इन्होंने कहा मुसलमानों को देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सीटें और अजीत पवार जी जो चाहते हैं, अच्छी बात है, वो मुसलमानों की चिंता करते हैं, हम लोग मुसलमानों की चिंता करते हैं, ऐसे बात नहीं है। 10% देने की बात करें, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। राष्ट्र में सभी का अब लोकतंत्र है, राष्ट्र में सभी का अधिकार बन। पोद्दार साहब आपकी आवाज कट रही है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि थोड़ा नेटवर्क के क्षेत्र में आए, हमारे दर्शक आपको बेहतर तरीके से सुन पाए। तब तक हम मुकलेश शेख साहब के पास जाते हैं, जब तक आपकी आवाज प्रॉपर रिस्टोर हो जाएगी तब तक। मुकलेश शेख साहब, एक अहम सवाल यह है कि अजीत दादा और आप कार्यकर्ता है, हमने पहले भी यह बात की थी कि मुख्यमंत्री बनने का सपना हर एक नेता को होता है। ऐसे में जिस तरह के राह पर अब अजीत पवार साहब चल गए हैं, क्योंकि यह मामला अब देखिए उतना पेचीदा भी नहीं है, 50 सीट से ज्यादा आपको अलॉट होगी नहीं, वो भी मैं हायर अप बता रहा हूं, लेकिन क्या उस छोटे से क्वांटम में आप अपने वजूद को देख रहे हैं कि कहीं सिमट न जाए? क्योंकि बीजेपी की कोर हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी से इतर आप उनके सहयोगी होते हुए अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान आपको हुआ है। एनसीपी का कोर वोटर जो है वो मराठा है, मुसलमान है, कुछ हद तक किसान है, लेकिन मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। क्या आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये डैमेज कंट्रोल क्या आप कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है शेख साहब? कुणाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए 62 जो सीट के बारे में हमारा जो अजीत पवार साहब से माननीय गृह मंत्री देश के जो है अमित शाह साहब से बातचीत हुआ है, उसमें शिंदे साहब भी थे, आदरणीय देवेंद्र जी भी थे, उनका भी बंटवारा, सभी का लगभग अपने अपने हिसाब से जो है ये चीज हो चुका है। और 10 सीट के बाद आपने कहा कि अभिजीत पवार एक हमारे ऐसे लीडर है कि सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाला लीडर है। और अजीत पवार साहब जो इस स्कूल में पढ़े हैं, जिस स्कूल में हम रह चुके हैं पहले शरद पवार साहब के साथ, हमेशा पवार साहब की पार्टी भी सेकुलर रहा है और अजीत पवार की पार्टी भी सेकुलर है। पर मजबूरी यह है कि शरद पवार साहब अपनी जगह काम कर रहे हैं, सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं,
और हम करते रहेंगे। हमारे शेख साहब, आपको टीस नहीं होती है कि जिस पार्टी के अंदर आप लोग काम किए, आगे बढ़े, आज चाचा भतीजे की लड़ाई में वो पार्टी का जो कोर मुद्दा था वो हट गया? ईमानदारी से बताइएगा शेख साहब। नहीं कुणाल जी, देखिए आज धड़ल्ले से जो मुस्लिम, दलित, सारे समाज, ईसाई, जो क्रिश्चियन वगैरह सारे लोग जुड़ रहे हैं अजित पवार साहब की पार्टी में। और अजित पवार साहब क्यों ना मुसलमानों को लड़ने के लिए उनकी जो इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए मैं सोचता हूँ वाहिद पार्टी एक अजित दादा पवार साहब की जो पार्टी है एनसीपी, वो पूरा करने में सक्षम है और पूरा करेंगे। मुस्लिम लोग धड़ल्ले से जुड़ रहा है और भी लोग जुड़ रहा है, लेकिन यह है कि अभी नारायण राणे साहब के लड़के, मैं उस पर आता हूँ। हम महायुति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ सही है। यहाँ थोड़ा सा हमारे साथ मामला जो है थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नारायण साहब के लड़के जो है अभी उनका जो स्टेटमेंट है वो सारे लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने वाला काम कर रहा है। वो नीतीश राणे को ये बोलना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें आए दिन जो स्टेटमेंट दे रहा है उसमें भाजपा हमारे साथ महायुति में है, शिंदे साहब है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, मेरा सीधा आरोप है। और तीसरा बात, वो ओबीसी जैसा बी टीम बन नहीं सकता है भारत देश में। बाहर निकला, देखिए आज वो उनको एक बड़ा चेहरा, उद्धव ठाकरे भी एक हिंदुत्व है, राज ठाकरे साहब भी हिंदुत्व की बात करते हैं, रह गई बात बीजेपी भी सबसे बड़ा हिंदुत्व है, शिंदे साहब भी गए हिंदुत्व में। तो ये अभी नया चेहरा जो है, इसके कारण जो सारे मुस्लिम और दलित यानी उनको कोई नहीं चलने वाला है। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि वाहिद यानी बड़ा लीडर नीतीश राणे जो है वो हिंदुत्व की बातें करके, नहीं ठीक है सर, हिंदुत्व हो गया शेख साहब, लेकिन आपने शेख साहब आपने अभी कहा कि आप अल्पसंख्यकों का ख्याल रखते हैं। मुस्लिम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग धड़ल्ले से जुड़ रहे हैं, नहीं उनको तकलीफ देने का काम कर रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जितने सीटों पर आप चुनाव लड़े, ये अल्पसंख्यक आपको क्यों नहीं याद आए? उस समय कितना प्रेम आपने दिखाया? क्यों हम हमारे पास याद आया, हमारे लोग थे, लेकिन हम अच्छे तरह से उनके साथ में इस तरह जो अजित दादा पवार आज सभी प्रोग्राम पे पहुंच रहे हैं, हर जगह दरगाह बोलो, मस्जिद बोलो, मंदिर बोलो, गिरजा बोलो, हर जगह भारत की यही तो खूबसूरती है शेख साहब। हर समय कम था, कुणाल जी सुन लीजिए, समय बहुत कम था, आनंद फानंद में चुनाव हो गया और अजित दादा पवार को कार्यकर्ता को जो है वो उनको संभालने का मौका नहीं मिला, तो इसके वजह से हमारी हार हुई है। 62 हमारे पूरे चुन के आने वाला है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं और सभी ब्लॉक तालुका लेवल से और शेख साहब पहले बम्बई कमेटी के लोग सभी लोग पहले सीट तो अलॉट करवा लीजिए, कितना सीट मिलता है उसके बाद कर दिया गया। आज का देख लीजिए, कर दिया 62 हमारे लोगों को, उन्होंने कह दिया कि 62 अजित दादा पवार साहब को दे दिया। ओके महेश चौहान साहब भी हमारे पास जुड़े हुए हैं बतौर एनसीपी शरद पवार गुट के तरफ से। महेश चौहान साहब, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव में और शायद चाचा और भतीजे की लड़ाई में चाचा भारी पड़ गए थे लोकसभा चुनाव में, सबको पता है। आपने बहुत अच्छे मार्जिन से और काफी संख्या में सीटें भी निकाली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप 8 सीटों पर जीत के आए हैं। ऐसे में एक बहुत अहम सवाल यह भी है चौहान साहब कि अब जो शरद पवार साहब सुप्रीम कोर्ट मूव हुए हैं, यह बात बोलते हुए कि आप अजित पवार साहब जो घड़ी वाले चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे उन्हें रोका जाए, क्योंकि वोटर्स के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, लोकसभा में भी हुई थी, कुछ नुकसान हुआ था। ऐसे में इस मूव को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, या अजित पवार साहब जो अल्पसंख्यकों को साधने में जुटे हैं, इसका मतलब उनका मन अब वहां नहीं लग रहा है? चौहान साहब। कुणाल जी धन्यवाद। पहले तो आपने तारीफ की हमारे लोकसभा के परफॉर्मेंस के बारे में। दूसरी बात आपने जो कही वो ये कि चुनाव चिन्ह उनका जब्त किया जाए या उन्हें इस चुनाव में वो चिन्ह का इस्तेमाल न करने दिया जाए, ये जो रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने की है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है मुकदमा, उसको देर हो सकती है और इसका रिजल्ट आने को शायद चुनाव के बाद ही उसका रिजल्ट आ जाए। और आपको पता है कि हमें वो घड़ी चिन्ह यूज करने के लिए मना कर दिया गया था और चुनाव आयोग ने वो चिन्ह और पार्टी का नाम अजित पवार जी को दिया था। तो हमारा कहना साफ था कि अगर उसे देर होगी तो ना उसका फायदा हमें होना चाहिए, ना अजित पवार जी को होना चाहिए।
तो तब तक उनको ये चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे ये मकसद था। ओके। दूसरी बात, अजित पवार जी ने जो स्टेटमेंट किया है अल्पसंख्यकों को वो 10% सीटें देंगे, हम वेलकम करते हैं। लोकतंत्र है, वो उनकी पार्टी है, उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनका खुद का निर्णय है, तो हम तो वेलकम करते हैं वो निर्णय को। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ कि जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन में है, बीजेपी के साथ, उनके जो महाराष्ट्र के सर्वोच्च लीडर है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने ऐसे कहा है कि 48 लोकसभा चुनाव में 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ है। और उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि वोट जिहाद का मतलब अल्पसंख्यकों ने वहां पर डिसाइड कर महाविकास आघाड़ी को वोट दिए और वो उनके लिए खतरे की घंटा है। तो जिस बीजेपी के साथ ये गठबंधन में है, वो अगर अल्पसंख्यकों के वोटों को वोट जिहाद कहते हैं, तो अजित पवार जी अगर अपने टिकट 10% अल्पसंख्यकों को देंगे तो बीजेपी ये मानेगी क्या? और दूसरी बात, आप दूसरों को बाद में दीजिए टिकट्स, लेकिन खुद के जो अपने नवाब मलिक जी है, जो अभी आपके विधायक है, उन्हें भी एक्सेप्ट करने को बीजेपी तैयार नहीं है। मुंबई में हमारे विधायक है नवाब मलिक जी, तो उनको बीजेपी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए नवाब मलिक बीजेपी का शेख साहब आएंगे आपके पास। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि अगर नवाब मलिक साहब को भी वो अपने पार्टी से टिकट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये भी अभी तक पता नहीं है। नहीं चौहान साहब, लेकिन सियासी गलियारों में एक और खबर है कि कहीं एक स्ट्रैटेजी ऐसी तो नहीं बनाई जा रही है कि बीजेपी कोर हिंदुत्व का आइडियोलॉजी पर चले और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश वाली स्ट्रैटेजी पे चले, ताकि कुछ अल्पसंख्यक वोट एनसीपी अजीत पवार गुट के पास आ जाए और इससे नुकसान आपको हो जाए? कुणाल जी, आप जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक लोग जानते हैं कि अजीत पवार जी किसके साथ है। आपने देखा वो चुनाव में कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों ने वोट्स नहीं दिए, वो उनसे दूर रहे। तो अभी अजीत पवार जी ऐसे करके आएंगे। अजीत पवार अपना पार्टी, मतलब अगर ये गठबंधन में से अलग हो जाते हैं और खुद के बलबूते पे अगर वो चुनाव लड़ते हैं, तो शायद अल्पसंख्यक उनको वोट करें। लेकिन वो बीजेपी के साथ रह के अगर ये उम्मीद रखते हैं कि अगर वो अल्पसंख्यक समाज में टिकट दे और उसके जरिए उनको वोट मिले, तो मुझे वो लगता नहीं वो पॉसिबल है। ठीक है महेश चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप अपने बात को रखा है। हमारे साथ थोड़ी देर में राजीव रंजन साहब भी जुड़ेंगे बतौर रेजिडेंट एडिटर मुंबई से, लेकिन पोद्दार साहब को कम समय मिला था। आएंगे शेख साहब आपके पास। पोद्दार साहब, या कोई स्ट्रैटेजी है महायुति की, या फिर ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है अजीत पवार साहब का कि वो अल्पसंख्यकों को साधे? क्योंकि आपके एक उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो वोट जिहाद हुआ था जिसके चलते हमें नुकसान हुआ, और फिर आपके एक अलाए उन्हीं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है पोद्दार साहब? इतना कंफ्यूज क्यों कर रखा है अपने लोगों को? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो। और मैंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। अजीत पवार जी की अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में उनको जितना सीट मिलेगा वो अल्पसंख्यक को देने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक हैं और हमारे अभिन्न अंग है, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, उनका भी मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ना। तो अजीत पवार जी को अगर दिया जा रहा है, अजीत पवार जी अगर दे रहे हैं सीट अल्पसंख्यकों को, तो इन लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? और उसकी बात उनका मौलिक अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बात देश के अंदर हो, विकसित भारत की बात हो, प्रदेश की विकसित की बात हो, कोई भी पार्टी देने में सक्षम रहती है। और इन लोगों की क्या मंशा है? इन लोग समीकरण बना के चुनाव लड़ते हैं। जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, जितने भी इनकी पार्टियां हैं, सब लोग समीकरण बना के चुनाव लड़ते हैं। हम लोग समीकरण नहीं बनाते हैं, हम लोग समीकरण बनाने के लिए देश को मजबूत करते हैं, पर देश को मजबूत करते हैं उसमें हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन इन लोगों की मंशा देखिए कैसी मंशा है महाराष्ट्र में। ठीक है, हमें सीटें कम आई लोकसभा के चुनाव में, इन्होंने संविधान
कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को गुमराह करने का काम किया, जिस कारण से आज देश के अंदर ऐसी माहौल इन्होंने बनाया। पोद्दार साहब, लेकिन आप अजीत पवार साहब को पॉलिटिकली थोड़ा कमजोर समझते हैं, आपने सबसे कम सीटें उन्हें दी, क्यों सर? नहीं, हमारे घटक दल के जितने भी सदस्य हैं, किसी को हम लोग कमजोर नहीं समझते हो, हमारे परिवार के हिस्सा है। और हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन हमेशा एक माँ की स्वरूप है, और माँ के स्वरूप में के अंदर जिसकी जितनी क्षमता है उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आपस में करती है। तो अजीत पवार साहब को अब बतौर सीएम चेहरा भी देखते हैं क्या पोद्दार साहब? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का काम है कि चीफ मिनिस्टर किनको बनाते हैं, और जनता का निर्णय आएगा। जनता अगर अजीत पवार जी को चुने, चाहे फडणवीस साहब को चुने, चाहे किसी को भी चुने, जनता का निर्णय, जनता जिनको भी चुन के भेजेगी मुख्यमंत्री बनाने का काम एनडीए गठबंधन करेगा। महाराष्ट्र की सियासी रणनीति की जो पिच है ना, वो बहुत जटिल है सर, समझ में नहीं आता है पल में कौन इधर। लेकिन चलिए, शेख साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से कुछ कहने को आतुर थे। शेख साहब, आपने दोनों लोगों को सुना, और इस सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री बनना सबका ख्वाहिश होता है, लेकिन सबसे कम सीटें अलॉट हुई है, उसमें बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी आप अल्पसंख्यकों के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ऐसा की प्लेयर बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई खिलाड़ी हम ही रहेंगे चाहे सत्ता किसी? हाँ कुणाल साहब, हाँ, चौहान साहब ने शरद पवार साहब से जो घट के अभी वक्ता था, उन्होंने कहा नवाब मलिक साहब के बारे में। नवाब मलिक साहब को अजीत दादा पवार ने मानपुर गौंडी विधानसभा से उनको टिकट दे चुका है। उनकी जो बेटी है सना मलिक, महाराष्ट्र का प्रवक्ता बनी है अजीत दादा पवार साहब के गठ में, और वो उनको भी अनुशक्ति नगर तालुका से पहले नवाब मलिक साहब घड़ी से चुनाव लड़े थे। उसी घड़ी निशानी लेकर दोनों जगह वो चुनाव बाप बेटी दोनों लड़ रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं। महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक साहब कल भी बीजेपी के साथ नहीं था और शिंदे साहब के साथ नहीं था। हाँ, जब महायुति हमारी हुई है तब नवाब मलिक साहब को तो आपको पता है कि उनके साथ सारे चीजें जो हुआ है वो अंदर थे। तो वो आज जो आने वाले समय में जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो गड़ी निशानी रहेगा। कल भी गड़ी था, आज भी गड़ी है। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है शेख साहब, जब तक आप बीजेपी के साथ रहेंगे मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, आप इस भ्रम में ना रहें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों का लीडर, बड़े बड़े जो अच्छे लीडर है वो सब अजीत दादा पवार साहब के साथ जुड़ रहे हैं। अजीत दादा पवार को सीएम बनाना है। आप पार्टी हमारी है, अजीत पवार साहब के कार्यकर्ता, अजीत पवार की पार्टी नहीं, जनता की पार्टी है। ये सारे जनता जो है स्टैंड हमें 62 सीट दिया है। हम अपने पूरे तरीके से जमीनी स्तर से चुनाव लड़के जीत के आएंगे, और अजीत दादा पवार के बगैर सरकार भी नहीं बनेगी। चाहे जिसकी भी सरकार बनाना हो, सीएम बनाना हो, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे आपके चैनल में। अजीत दादा पवार बगैर महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन रही है साहब। ओके, नेता तो जुट रहे हैं, लेकिन जनता क्या जुट पाएगी कि नहीं, ये तो भविष्य बहुत अच्छे से। ओके, राजीव रंजन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर रेजिडेंट एडिटर एपीएन के। सर, आपसे तो एक बहुत स्ट्रेटेजिकल सवाल बनता है सर, कि ये अजीब सी ये जो कॉम्बिनेशन बनकर आई है कि एक तरफ एक उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब कहते हैं वोट जिहाद हो गया लोकसभा चुनावों में, और फिर एक अलाय एनसीपी अजीत पवार साहब का जो गुट है वो 10% सीट्स अल्पसंख्यक के लिए बोलते हैं हम रिजर्व कर देंगे। सर, ये जो दो विरोधाभास एक गुट के अंदर निकलकर आ रहा है, क्या आप इसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं कि क्या कुछ जो वोट मुसलमान के हमारे छिटक जाते थे वो हमारे ही अलाय के पास रहे, या एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंकिंग है? रंजन साहब। देखिए कुणाल, जिस तरीके से बीजेपी का चेहरा है वो पूरी तरह से हिंदुत्व वोटों की तरफ से रुझान है, लेकिन ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर मुस्लिम वोटों की संख्या प्रतिशतता देखी जाए तो वो कम नहीं है। अब शरद पवार हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो जो कि बीजेपी और उसके घटक दलों के विरोधी हैं, वो साफ तौर पर एक मुश्त चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो एक मुश्त उनके तरफ आ जाए, और इसी लिहाज से उन्होंने अपनी बीजेपी के खिलाफ जो लामबंदी है वो की है। अब बीजेपी के खिलाफ लामबंदी हो गई है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट जो है वो एक जत्थे में एक साथ ही जाते रहते हैं, ये बराबर देखा गया है। भले ही वो आप देखो एमआईएम का जो एमआईए के जो कैंडिडेट जीते वो इसी कारण जीते कि मुस्लिम वोटों का एक जत्था है, पूरी तरह से वो उन्हीं की तरफ जाए।
अब बीजेपी या शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का है उसका भी चेहरा हिंदुत्ववादी है, वो तो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ तो नहीं आकर्षित कर सकते हैं। लिहाजा अजित पवार जो कि शुरुआती दौर से कांग्रेस से निकलकर बनी हुई एनसीपी पार्टी थी और मुस्लिम समुदाय के वोटों को अपनी तरफ बराबर आकर्षित करती आ रही है, तो इस दफा ये जो कहना कि 10% जो सीट है वो मुस्लिम नेताओं के लिए आरक्षित हम कर रहे हैं, यही एक राजनीति का एक पहलू कहा जा सके कि बीजेपी और शिवसेना खुद तो सामने नहीं आ सकती है, लेकिन अजित पवार के जरिए ये बात कही जा रही है। अजित पवार की उपयोगिता बीजेपी और शिवसेना में इसलिए है क्योंकि वो दूसरे वोट भी अपनी तरफ आकर्षित करें, और जब तक वो आकर्षित कर सकते हैं तभी तक उनकी उपयोगिता बनी है, अन्यथा नहीं, क्योंकि बार बार देखा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अजित पवार को उन क्षेत्रों में नहीं ले जाएगा जहां बार बार ये था कि हिंदुत्व वोट थे, और अजित पवार के साथ जो स्टेज शेयरिंग की भी बात थी वो कमी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले अजित पवार के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना ने खुलकर मोर्चा खोला था, लेकिन बाद में जब मजबूरी थी सरकार में साथ रखने के लिए तो सरकार में साथ आए, और अब अजित पवार अपनी उपयोगिता इसी तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि जो 10% सीट जो है मुस्लिम को देकर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ यानी बीजेपी और सहयोगी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं, उपयोगिता सिद्ध कर सकते हो। ओके, बहुत कुणाल, और एक और मैं ऐड ऑन करता हूं कि जब तक ये वोट आएंगे तभी वो अपनी बार्गेन पावर को भी मजबूत रख पाएंगे, क्योंकि अगर हिंदुत्व वोटों की तरफ ही वो रह पाएंगे तो हिंदुत्व वोट तो सीधे बीजेपी और शिवसेना की तरफ जाएंगे। अजित पवार का उसमें क्या, जब वो मुस्लिम वोट भी अपने पास लेके आएंगे तब अपनी बार्गेन पावर यानी वो अपने सीएम या वो डिप्टी सीएम के दावेदारी को और पुख्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी का समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को रखा, तो क्या यह राजनीतिक प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए है, एक क्लेवर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, या फिर कुछ और? लेकिन जनता के दिल में कौन है? क्या जनता का वोट बंटता है या जनता फिर से एक और चलेगी? ये तो वक्त बताएगा। महाराष्ट्र का चुनाव बेहद ही रोमांचक हो जाएगा लोकतंत्र में। आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।